वेलकम बैक। एस्टैट के सीरीज में हम लोगों ने डीबीएमएस के पोर्शन में इस वीडियो में लेकर के चलेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। मैंने डीबीएमएस के डिफिनेशन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पिछली वीडियो डाल दिया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरी ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कि डेटाबेस का क्या एडवांटेजेस है, क्यों इसको यूज करते हैं। ये तो एडवांटेज पता चलने पर ही आपको बात समझ में आएगी। तो इसमें देखिए 2-3 बातें हैं जो कि मेन हैं, जिसको कि एडवांटेज के तौर पर आसानी से आपके दिमाग में रखा जा सकता है या आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इसको। कि एक तो सबसे मेन हो जाता है कि डेटा के रिपीटेशन को लेकर के, कि नॉर्मल फाइल यदि बनाते हैं तो उसमें डेटा रिपीट होने का चांसेस है। सिक्योरिटी को लेकर के चल सकते हैं कि सिक्योर्ड होना चाहिए। डेटा के शेयरिंग के कंसेप्ट को लेकर के आप चल सकते हैं। तो ये कुछ मेन बातें हैं जिसको कि आपके दिमाग में हर हमेशा चल रहा होता है कि ऐसा होता है, ये हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो नॉर्मली ये जो एडवांटेजेस हम लोग सर्च करते हैं, ये सर्चिंग किस चीज़ से कंपेयर करके आप करेंगे, ये बात आएगी ना कि आखिर एडवांटेजेस किसके रेस्पेक्ट में आप इसके एडवांटेज को देखते हैं। तो ये आता है आपके फ्लैट फाइल सिस्टम के रेस्पेक्ट में। उसके दोनों को कंपेयर करेंगे, किसको, फ्लैट फाइल सिस्टम को और डेटाबेस को, देन हम उसके एडवांटेजेस को मेजर करते हैं। तो चलिए, डीबीएमएस ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स। फॉलोइंग आर द की एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। अब क्या क्या उसका मेन पॉइंट है, एडवांटेजेस है। सबसे पहला है कि डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल। देखिए डेटा बार बार रिपीट जो करता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो डेटाबेस में जब हम डेटा इंटर करेंगे तो इसके साथ बहुत सारे कंसेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। कि जैसे प्राइमरी की लगा देंगे तो डेटा रिपीट नहीं करेगा, यूनिक लगा देंगे तो डेटा रिपीट नहीं करेगा। वो तो कमांड्स की बात है, एसक्यूएल कमांड्स है, उसके थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। खैर, तो डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल में कि रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, अभी जस्ट मैंने बताया कि रिपीट नहीं करेगा, बाय मेंटेनिंग ए सिंगल रिस्पॉन्स रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, eliminates inconsistencies that arise when multiple copies of the same data are stored in a different locations। जैसे मान लीजिए एक कोई रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड कॉपी हो गई और कहीं आप पेस्ट कर दिए तो एक रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी रिकॉर्ड और उसमें ऐड हो जाएगी। दूसरी बात होगी कि मान लीजिए फाइल की ही बात करें तो एक फाइल सपोज कीजिए किसी एक फोल्डर में रखे हैं और सेम ही फाइल आप कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट कर देते हैं। तो उस केस में और कुछ दिन के बाद आप भूल गए कि मेरा दो कॉपी मैंने बना करके रखा था, तो इस तरीके से क्या होगा कि फाइल का रिपीटेशन बढ़ते जाता है, यानी कि रिडंडेंसी जो है वो बढ़ते चली जाएगी। दूसरा एडवांटेजेस यदि देखें तो डेटा इंटीग्रिटी को लेकर के है। इंटीग्रिटी क्या है कि कॉन्स्टेंट्स, हम लोग कहते हैं डेटाबेस के केस में कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, जो कि आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आपका रिकॉर्ड रिपीट ना करे, खाली ना रहे, किसी फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सके। तो इन सारे रिस्ट्रिक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रिटी कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी में है कि इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा थ्रू इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज एंड यूनिक कॉन्स्टेंट्स। देखिए 3 बातें और भी है, जैसे देखिए प्राइमरी की का काम क्या है कि ये ब्लैंक भी नहीं रहने देगा और रिपीट भी नहीं करने देगा। फॉरेन की क्या करेगा, ये उसी डेटा को एक्सेप्ट करेगा जो कि प्राइमरी की के द्वारा या यूनिक के द्वारा उसको स्टेबल किया गया है बेस टेबल में। और यूनिक जो है, यूनिक क्या करेगा कि कभी भी रिपीट नहीं होने देगा, नल रखेगा लेकिन रिपीट होने नहीं देगा। तो ये काम क्या करेगा कि प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा एंट्री। ये जो हम लोगों ने इंटीग्रिटी कांस्टेंट की बात की, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट का काम क्या है कि जो इनवैलिड डेटा है, जो कि टेबल में जाने के लायक नहीं है, स्टोर होने के लायक नहीं है, तो उसको ये एंट्री से रोकता है।
इसके बाद थर्ड है कि डेटा सिक्योरिटी, यानी कि डेटा आपका यहाँ पर क्या होगा, सिक्योर्ड होगा, यानी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो allows access to be restricted to authorized users through user authentication and authorization mechanisms. Sensitive data can be encrypted to prevent authorized access. तो देखिए यहाँ पर दो बातें आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी कोई यूजर डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो सबसे पहले उसको अपने यूजर नेम और पासवर्ड से इसको ओपन करना पड़ेगा। तो जो जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड यदि नहीं है वो इसके डेटा को देख नहीं सकता, सबसे मेन। और दूसरी बात हो जाती है कि डेटाबेस में एक फीचर एडेड है कि जो सिक्योर्ड है, जैसे पासवर्ड है जो कि सिक्योर्ड होना चाहिए, तो वो जो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो जहाँ भी स्टोर होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो अनऑथराइज्ड पर्सन उसको समझ नहीं पाएगा। जब तक डिक्रिप्ट करने का प्रयास करेगा तब ना उसको समझ पाएगा। डिक्रिप्ट होना इतना आसान होता नहीं है। तो ये भी एक एडवांटेज है डेटा सिक्योरिटी। अब देखिए डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी क्या है कि जैसे कोई भी यूजर है वो क्या करेगा कि डेटा जब हम देखेंगे तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इंश्योर्स दैट ऑल यूजर सी ए कंसिस्टेंट व्यू ऑफ डेटा। ऑटोमेटिक अपडेट्स आर applied to all relevant instances when data is modified। जैसे मान लीजिए हम डेटा को कंसिस्टेंट वे में देखना चाहते हैं तो उसमें क्या करना होगा कि सारा डेटा मेरा अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब हो गया कि जैसे किसी का यदि एड्रेस चेंज हो गया तो वो चेंज्ड एड्रेस वहाँ शो करना चाहिए। तो चेंज एड्रेस कब शो करेगा, जब आपका अपडेशन का वर्क सक्सेसफुली होगा या ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे अपने समय समय पर। जैसे पैसा आप निकाल लिए बैंक से तो अकाउंट अपडेट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, जितना आप निकाले उतना से वो उसका डिडक्शन दिखा देगा। तो ये कहा जाता है कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी एक्यूरेट है, एक्यूरेसी उसमें सही है। तीसरा है पांचवा, फोर्थ तो मैंने बता ही दिया। पांचवा डेटा शेयरिंग। जैसे कोई फाइल है, फाइल को शेयर करना मुश्किल होता है, लेकिन यदि डेटाबेस है तो उसको शेयर करना ज़्यादा आसान होता है। एक साथ बहुत सारे लोग एक ही डेटाबेस में काम कर सकते हैं, लेकिन फाइल में एक साथ में एक से ज़्यादा लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए डेटा शेयरिंग की यदि बात करें तो इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड वर्क ऑन द सेम डेटाबेस साइमल्टेनियसली। एक साथ सब लोग काम कर सकते हैं। सपोज कंट्रोल्ड कंकरेंसी इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी ड्यूरिंग साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस। जैसे आगे चल कर के ना आप इसके लिए कि एक्यूरेटली डेटा एक से ज़्यादा लोग एक्सेस कर सके और उसको मेंटेन कर सके, इसके लिए लॉकिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। हाँ, वो मैं बताऊंगा आगे, जब टॉपिक पर पहुंचूंगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद है कि इफ़िशियंट डेटा एक्सेस। इफ़िशियंट यानी कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक डेटा एक्सेस करने का परमिशन, तो एसक्यूएल के थ्रू सारा होना है। हाँ, तो प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड क्वेरी लैंग्वेजेस दैट इज एसक्यूएल टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा क्विकली एंड इफिशियंटली, आसानी से, जिससे डेटा को एक्सेस किया जा सके। ऑप्टिमाइज्ड इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव डेटा रिट्रीवल स्पीड। जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये इंडेक्सिंग की बात हो जाती है या सर्चिंग का प्रोसेस। तो सर्च करेंगे तो सर्च में डायरेक्ट आपका जो समय है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन यदि पूरे डेटाबेस को इंडेक्स कर दिया जाए तो ये सर्चिंग स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड करोड़ों लोगों का बना हुआ है, तो करोड़ों का है, तो उस केस में आपके आधार कार्ड को नंबर डालते हैं और वो सर्च करके डिस्प्ले करता है सारा डिटेल। तो वो क्या रहता है, सारा इंडेक्स्ड मोड में होता है, ताकि सर्चिंग प्रोसेस को क्या किया जा सके, स्पीडली कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट है आपका बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस के केस में, कि या फाइल के केस में भी, कि मेरा फाइल लॉस्ट नहीं हो, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन डिलीट ना हो जाए। तो इसके लिए आपको रिकवरी और बैकअप दोनों की फैसिलिटी होनी चाहिए।
कि हम टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहें और जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिकवर किया जा सके। यदि किसी भी तरह का फेल्योर अकर होता है तो उसको आसानी से रिकवर किया जा सके। तो देखिए, automatically provides backup mechanisms to prevent data loss in case of hardware failures, crashes or other incidents, facilitates recovery to restore the database to a consistent state after a failure। मान लीजिए कि डेटाबेस में सारा डेटा आप पुट करते जा रहे हैं और क्रैश कर जाए, तो जितना डेटा आपने पुट किया सारा लॉस हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है कि कैसे इसको बचाया जाए। तो आप समय समय पर उसको बैकअप लेते जाते हैं और लास्ट में मान लीजिए कि अभी 1 घंटा पहले मैंने बैकअप लिया था, उसके बाद आपका फेल्योर हुआ डेटाबेस, तो डेटा मेरा कितने देर का जाएगा? 1 ही घंटे का जाएगा, पूरे दिन का तो जाएगा नहीं। तो आप आसानी से 1 घंटा पहले तक का सारा रिकवर कर सकते हैं। तो इसी के लिए बैकअप और रिकवरी की फैसिलिटी ऐड की गई डेटाबेस में। इसके बाद है कि इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स क्या है कि जो फॉर्मेट है तो उसको लागू किया गया, एक जो सर्टेन फॉर्मेट है कि इन्फोर्सेस डेटा स्टोरेज, नेमिंग कन्वेंशंस, फॉर्मेट्स एंड एक्सेस प्रोटोकॉल्स, इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। कि ये सारे चीज़ वो क्या करता है कि एक सिस्टमेटिक वे, एक प्रारूप आपको प्रोवाइड करने का काम करता है कि स्टैंडर्ड को क्या करे, इन्फोर्समेंट करे, यानी कि एक क्या कहे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके जो रख सके। नेक्स्ट आपका जो 9th नंबर मैंने डाला है वो है कि कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी आप समझ ही रहे हैं कि चूँकि एक बार में बहुत सारे लोग इसमें लॉगिन करेंगे तो उस केस में लॉकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। मैंने पिछले वाले में भी आपको ये बताया कि लॉकिंग की फैसिलिटी रहती है जिससे कि एक से ज़्यादा लोग भी एक साथ इस पर काम कर सकते हैं। तो देखिए, कंकरेंसी की मैनेजेस साइमल्टेनियस एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स यूजिंग लॉकिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड आइसोलेशन टेक्निक्स, प्रिवेंट्स इश्यूज लाइक डेडलॉक एंड डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, डेडलॉक किसको कहते हैं? डेडलॉक का मतलब होता है कि देखिए ए, बी और सी, यदि 3 कोई भी अलग अलग पोजीशन है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ए डिपेंड कर गया बी पर, बी डिपेंड कर गया सी पर, सी डिपेंड कर गया ए पर, तो कोई एक ऑपरेशन कंप्लीट होगा तब ना अगला अपना ऑपरेशन करेगा। तो इस तरह का जितना भी सिचुएशन जनरेट होता है इसको हम लोग कहते हैं डेडलॉक का सिचुएशन, कि एक पर डिपेंड अगला कर रहा है, अगले पर उसका अगला कर रहा है और वो अगला जो है वो पहले वाले पर डिपेंडेंट है, तो कहीं भी किसी का कोई काम नहीं होगा। तो उससे बचाता है कौन? कंकरेंसी कंट्रोल, या कन्फ्लिक्ट से बचाने का काम करता है। देखिए, स्केलेबिलिटी easily accommodates increasing amounts of data and more users without degrading performance, supports distributed databases for large scale operations। देखिए, आपको करना क्या होता है कि यदि एक से ज़्यादा लोग हैं और आपका अमाउंट डेटा का बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि भागलपुर में यदि सर्वर है और यहाँ से लेकर के पटना तक सब लोग एक्सेस करें, तो क्या हो गया? सेंट्रलाइज हो गया। तो सेंट्रलाइज हो गया तो स्वाभाविक है कि सर्वर पर वर्कलोड हाई होगा। लेकिन इसी को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में इसको कर दिया जाए कि पटना से रिलेटेड डेटा पटना में ही रख दिया जाए, मेन सर्वर से कनेक्टेड रहेगा लेकिन उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में रख दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि जो वर्कलोड हाई हो रहा था सर्वर पर वो वर्कलोड घट जाएगा। तो जैसे ही वर्कलोड घटेगा तो आपका ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा कि देखिए, 2 तरह का डेटा इंडिपेंडेंस होता है। एक होता है कि लॉजिकल इंडिपेंडेंस और दूसरा होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस।
तो जैसे स्ट्रक्चर, जैसे लॉजिकल, यदि इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो चेंजेस इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो लॉजिकली यदि चेंज करेंगे तो एप्लीकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो इंडिपेंडेंस है इसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है कि चेंजेस इन द फिजिकल स्टोरेज डू नॉट अफेक्ट द डेटाबेस लॉजिकल स्कीमा। ये जी है, ध्यान दीजिएगा इसको, लॉजिकल स्कीमा। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि हम फिजिकली डेटाबेस के स्टोरेज को चेंज करते हैं तो स्कीमा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्कीमा पर सेपरेट वीडियो आएगी कि डेटाबेस स्कीमा क्या है, अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। तो यहाँ पर दिमाग में यही रखना है कि सारा क्या है, इंडिपेंडेंस है, किसी को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, चाहे लॉजिकली करे या फिजिकली करे। इसके बाद है कि इन्हांस्ड डिसीजन मेकिंग। तो स्वाभाविक है कि जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी तो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। आपको डिसीजन लेने की क्षमता भी आपकी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। सेंट्रलाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा इनेबल्स बेटर insights for business intelligence एनालाइज करने के लिए एंड डिसीजन मेकिंग। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी तो डेटा आपका क्या होगा, सिक्योर्ड होगा और प्रॉपरली मेंटेन्ड रहेगा। तो आप उस परफॉर्मेंस को देख करके अगला डिसीजन आसानी से अपने कंपनी के बारे में ले सकते हैं। और लास्ट है 13th जो है वो है कि मिनिमाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। तो जो फाइल्स के थ्रू हम डेटा को मैनेज करने का काम करते थे उसमें डेटा के कन्वर्सन में ही बहुत समय चला जाता था कि स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा, फिर नंबर में बदलेगा, ऑपरेशन होगा, देन फिर स्टोर करने में उसको चेंज करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन यहाँ डेटाबेस में क्या होता है कि सारा डेटा अपने कॉलम के हिसाब से अलग अलग है, सिक्योर्ड है, कहीं कंकरेंट है, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी और ये आसानी से यानी कम समय में ज़्यादा सुरक्षित डेटा आपका इसमें रह सकता है। देखिए, विथ बिल्ट इन functionalities like data manipulation, security, concurrency, developers can focus on building business logic rather than handling raw data। कि जो नॉर्मल डेटा है उसको अपने रूल के अकॉर्डिंग स्टोर कर लेना, ये काम है किसका, डेटाबेस का। तो ओवरऑल ये सारा कुछ आपका एडवांटेजेस में आता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जिसका एडवांटेज होगा उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आपको मिलेगा ही। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, ठीक है एडवांटेज है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन डिसएडवांटेज भी है कुछ। उसको मैंने मेन पॉइंट सिर्फ पोस्ट किया है इसमें कि वाइल अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस, मैंने बता ही दिया, इट ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेजेस। अब उसका मेन कौन कौन सा है ड्रॉबैक वो मैंने यहाँ ले आया। देखो, पहला है आपका कि हाई इनिशियल कॉस्ट। ये तो स्वाभाविक है कि खरीदने में और कस्टमाइजेशन में इसमें कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा। कि सेटिंग अप ए DBMS इन्वॉल्व्स परचेजिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन बी एक्सपेंसिव। कस्टमाइजेशन एंड लाइसेंस कॉस्ट एड्स टू ओवरऑल एक्सपेंसिव, मैंने बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, सीधा से बात है। दूसरा है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हाई रहती है कि ए DBMS इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सनल फॉर इट्स सेटअप। उसको सेटअप करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन का होना जरूरी होगा। कि मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, कि सबसे संभव नहीं है कि बैकअप ले लेना, रिकवरी कर लेना, डेटा को चेक करते रहना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, ये इतना आसान नहीं होता जितना सोचने में लगता है। तो डेवलपर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड टू बी ट्रेंड टू यूज द सिस्टम इफेक्टिवली। माने पूरे सिस्टम को ढंग से चलाने के लिए हमको ट्रेंड करना होगा, स्किल लानी होगी उन सारे में जो कि उसको हैंडल करेंगे। तो यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होती है, हाई होती है। तीसरा मैंने इसमें डाला है कि परफॉर्मेंस ओवरहेड।
परफॉर्मेंस ओवरहेड क्या है कि इसमें हमेशा आपको मॉनिटर करते रहना होगा कि स्टोरेज मेरा ठीक है कि नहीं है, प्रोसेस यानी कि पावर सही, जब प्रोसेसिंग पावर हमारा सही होना चाहिए ताकि डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो सके जा करके। यानी चूँकि यहाँ पर डेटा क्या हो जाता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा, मल्टीपल यूजर्स होगा, सारे को मेंटेन करना होता है। यानी कि बोदरेशन जिसको कहते हैं, ओवरहेड हो गया वही बोदरेशन, बहुत ज़्यादा हो जाना। कि DBMS requires additional system resources such as memory, storage, and processing power to handle large volume of data and supports multiple users for small scale applications. This overhead may be unnecessarily. मैंने आपको जो कि मैंने लगता है कि बहुत आसान चीज़ है, डेटा ट्रांसफ़र कर दिया और सारा काम हो गया, नहीं, इसको मेंटेन करना ये बोदरेशन वाला काम है, यानी कि ओवरहेड है ये। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि पोटेंशियल फॉर सिस्टम फेल्योर, कि इसमें जैसे जब सिस्टम ही है तो फेल्योर का चांस है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा सारा डेटा प्रोटेक्टेड है और कुछ नहीं हो सकता है, ये कहना गलत होगा। तो इफ़ द DBMS फेल, ऑल एप्लीकेशंस रिलाइंग ऑन इट में कम टू ए हॉल्ट। जो भी काम चल रहा सारा बंद, डेटाबेस फेल, कहानी खत्म। रिकवरी प्रोसेसेस कैन टेक टाइम स्पेशली फॉर लार्ज डेटाबेसेस। जैसे मान लो रेलवे रिजर्वेशन का है, आज ट्रेन खुलनी है और सुबह सुबह उसका डेटाबेस क्रैश कर जाए, तो अब बताइए कैसे मेंटेन होगा कि कौन पर्सन कहाँ से कितने नंबर बर्थ के लिए, या कौन उसके बर्थ को कितने नंबर बर्थ को अलॉट किया गया था, किस बोगी में था, ये सारा डेटा आपका क्रैश कर जाएगा। तो उसको रिकवर करना समय लगेगा रिकवरी में, चूँकि लार्ज अमाउंट है डेटा का। तो ये भी एक रिस्क की चीज़ हो जाता है यहाँ, कि उसको मेंटेन कर पाना। अब देखिए डेटा सिक्योरिटी रिस्क है कि मान लीजिए अनऑथराइज्ड पर्सन कोई आपका पासवर्ड जान गया, तो वो क्या कर सकता है, उसको खोल करके उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है। कि सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेज ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस इज गेन। मान लो किसी के पास यदि पासवर्ड मिल गया तो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हुए भी वो आपको आपके डेटाबेस को यूज कर सकता है। मिसकॉन्फ़िगरेशन और vulnerability in the DBMS software can lead to data leaks और loss। यदि मान लीजिए कि जो कॉन्फ़िगरेशन यदि आपका उसको कॉन्फ़िगर करने में परेशानी हो गई, तो जो डेटा है मे बी वो लॉस हो सकता है। किसी तरह का यदि कोई क्रैश कर गया, सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में आपका डेटा क्रैश कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि सिक्योरिटी के केस में यदि हम देखें तो डेटा की सिक्योरिटी में रिस्क तो है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट। ये तो आप जान ही गए, ऊपर से मैंने बताते हैं यहाँ कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्किल पर्सन्स चाहिए, तो स्किल पर्सन्स चाहिए तो उसको हमको पेमेंट भी ज़्यादा करना होता है। तो वही चीज़ है कि स्किल्ड पर्सन यदि होगा तो वो क्या करेगा कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपको कि डेटा माइग्रेशन चैलेंजेस। तो माइग्रेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि DBMS के किसी पैकेज में डेटा है, हमको दूसरे में उसको कन्वर्ट करना है। सपोर्ट करेगा तब तो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं सपोर्ट करेगा तो बहुत माथापच्ची होगी। कि मूविंग डेटा फ्रॉम लेगेसी सिस्टम टू DBMS और बिटवीन DBMS कैन बी ए कॉम्प्लेक्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसको कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा टाइम। compatibility issues and the risk of data loss many arises during migration। जब आप माइग्रेट करते हैं, जैसे आप सीधा सा चीज़ देखिए ना कि वर्ड के फाइल को या PDF को वर्ड में कन्वर्ट कीजिएगा, देखिएगा कितना डेटा लॉस हो जाता है। तो डेटा बेस ही है, अब एक से दूसरे में माइग्रेट करने में डेटा में भी लॉस हो सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कंकरेंसी इशूज़ है। कंकरेंसी इश्यूज़ में क्या है कि जैसे डेडलॉक है या और भी जो प्रोसेसेस हैं, तो क्या करेगा कंकरेंट डेटा को माने कंकरेंसी को कंट्रोल करने में
परेशानी होगी। ये हो जाएगा कंकरेंसी इश्यूज़ में। इसके बाद है कि वेंडर लॉक इन। हाँ, तो वेंडर लॉकिंग क्या है कि आपका जो, जैसे मान लीजिए कि डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर, जैसे डेटा बहुत सारा स्टोर है, तो उसमें क्या होता है कि जो डेटा आपका वेंडर है, वो वेंडर माइग्रेट करने में आपसे माने क्या कहिए उसको, कि वो पैसा मांगता है कि इसको माइग्रेट करना है तो इतना आपका चार्ज होगा मेरा, तब मैं माइग्रेट करके दूंगा। तो वो क्या हो जाता है कि एक्सपेंसिव हो जाएगा, और उसमें वो एक टाइम टेकिंग जॉब हो जाता है कि बहुत समय लगाता है। हाँ, और उसके बाद और लास्ट जो मैंने इसमें डाला है कि ओवरहेड फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस। मान लो हमको बहुत कम यूज करना है, छोटा मोटा मेरा वर्क है, तो उस केस में ये आपके लिए क्या हो जाता है कि चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो स्वाभाविक है कि लिमिटेड डेटा का रिक्वायरमेंट है मेरा, और हमको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ रहा है, तो भी डेटाबेस को लेना माने हमारे लिए कोई सहूलियत वाली बात नहीं होगी। तो ये ऑलमोस्ट आपको डिसएडवांटेजेस हो गए, और ये डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है। डेटाबेस और फ्लैट फाइल को आप कंपेयर कीजिए, जो कि ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, कंपेयर कीजिएगा, ये सारा ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट हो जाएगा। ये एडवांटेजेस में अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो हेडिंग डाला वही आप डालेंगे। हेडिंग आप अपने मन से चेंज कर सकते हैं। हाँ, हेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो यही रहेंगे। तो मिलते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे तो पहले ही था, तो फिर भी ये दोनों ख़त्म हो गए। तो अब नए टॉपिक हमें मिलेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में अब उधर लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।